नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 टीवी और आपके साथ मैं हूं प्रियंका सिंह। हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का एक बार फिर से बेहद स्वागत है। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। बड़ी अपडेट साझा करते हुए चले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे। रात करीब 8 बजे पीएम मोदी संबोधित करेंगे। पीएम मोदी का राष्ट्र के नाम संबोधन होगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी का पहला संबोधन ये होगा। बड़ी और अहम जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको बताते हुए चले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रात करीब 8 बजे देश को संबोधित करेंगे और इस संबोधन से भारतवासियों को बहुत ही ज्यादा उम्मीदें हैं, क्योंकि ये पहला संबोधन होने वाला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देशवासियों के नाम। जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है तब से लगातार कई अहम बैठकें हमने देखी है प्रधानमंत्री की तरफ से, और बड़ी बड़ी चीजें जो है वो इस दौरान निकल करके आई है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कड़े संदेश देते हुए नजर आए, उन्होंने ट्वीट किया है, उन्होंने जो है वो कई सारे मीटिंग्स किए हैं तमाम अधिकारियों के साथ। लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद खुल करके आम नागरिकों के लिए ये अहम संबोधन देने वाले हैं और उनके इस संबोधन को लेकर सभी की निगाहें टिकी हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरान क्या पाकिस्तान को चेतावनी देंगे, क्या वो भारतवासियों को कोई राहत भरी खबर देंगे, क्या ये युद्ध विराम को लेकर के एक बड़ा संकेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस संबोधन के दौरान होगा, और क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस संबोधन के दौरान पाकिस्तान को लेकर कोई बड़े खुलासे वो कर सकते हैं। तो आपको बताते हुए चलें कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए जहां पर पाकिस्तान पर भारत का एक बड़ा हमला देखने को मिला है, तो वहीं दूसरी तरफ आपको बताते हुए चलें, ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान अब डरा हुआ है भारत से। इसी बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह संबोधन बेहद ही अहम माना जा रहा है। हमारे साथ हमारे न्यूज एडिटर संजय जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय जी, लगातार हम जो देख रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने पाकिस्तान को सीमा पार साफ संदेश दे दिया। अब क्या पीएम मोदी का भाषण पाकिस्तान के लिए एक आखिरी चेतावनी के रूप में हो सकती है? देश और सभी लोगों की इच्छा थी कि पीएम क्या बोलेंगे। लगातार पीएम देखें, अगर आप तो ऑपरेशन सिंदूर के समय पर सेना के सभी सेनाध्यक्ष और तमाम वरिष्ठ अधिकारी रक्षा मंत्री के साथ हमेशा पूरे 24 घंटे लगे हुए थे। वो लगातार बेहद शुक्रिया संजय जी हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए, और इस पर हम चर्चा करते रहेंगे। फिलहाल चलिए अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। और अगली बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है, जहां पर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एयर मार्शल AK भारती विशेष वीडियो प्रेजेंटेशन में रामधारी सिंह दिनकर की कविता का उपयोग किया गया है। जब इस संदर्भ में एयर मार्शल AK भारती से पूछा गया तो उन्होंने दिनकर की पंक्तियों का हवाला देते हुए कहा कि विनय न मानत जलधा गए 3 दिन बीती, बोले राम सकोब तब भय बिनु होए न प्रियता। ऑलराइट, चूंकि आपने शुरू किया श्री रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता से, हमारे राष्ट्र कवि रहे हैं, और क्या संदेश दिया जा रहा है, तो मैं बस आपको रामचरितमानस की कुछ पंक्ति याद दिलाऊंगा, आप समझ जाएंगे। तो याद कीजिए वो पंक्ति जो है, विनय न माने जलधि जड़, भय 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। तो समझदार के लिए ऑलराइट, चूंकि आपने शुरू किया
श्री रामधारी सिंह दिनकर जी की। भारतीय सेना ने अब वो सबूत भी दुनिया के सामने रख दिया है जो पाकिस्तान और चीन की मिलीभगत को उजागर करते हैं। सेना ने चीन में बनी संभावित PL-15 एयर टू एयर मिसाइल का मलबा दिखाया है, जिसका इस्तेमाल पाकिस्तान ने भारत पर हमले के दौरान किया। इसके अलावा मार गिराए गए YIHA और सोंगर जैसे चीन निर्मित ड्रोन का मलबा भी प्रस्तुत किया गया है। ये साफ इशारा करता है कि पाकिस्तान को चीन से न सिर्फ हथियार मिल रहे हैं बल्कि भारत के खिलाफ इस्तेमाल भी हो रहे हैं। भारतीय सेना ने इन तथ्यों के जरिए पाकिस्तान और चीन दोनों की साजिश को बेनकाब कर दिया है। तो वहीं ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत की वायु रक्षा प्रणाली ने जो कमाल दिखाया उसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। एयर मार्शल AK भारती ने कहा कि भारत की युद्ध सिद्ध प्रणालियां समय की कसौटी पर पूरी तरह से खड़ी उतरी है। खासतौर पर स्वदेशी आकाश प्रणाली ने जिस तरह से ऑपरेशन में परफॉर्म किया वो गर्व का विषय है। पाकिस्तान द्वारा भेजे गए ड्रोन और मानव रहित लड़ाकू वाहनों की कई लहरें थी, लेकिन भारत के सॉफ्ट और हाई किल काउंटर US सिस्टम और कुशल वायु रक्षा कर्मियों ने उन्हें पूरी तरह विफल कर दिया। एयर मार्शल भारती ने स्पष्ट कहा है कि यह सब कुछ संभव हुआ है भारत सरकार की स्पष्ट नीति, बजट समर्थन और आत्मनिर्भर भारत की रक्षा सोच के चलते। How have Indian forces managed to minimize the damage to both civilian and military infra in the country, in spite of the unrelenting efforts by the Pakistani forces? Most of you and the majority populace within the country have had a lot to say about the layered and integrated air defense systems put in place by the Indian Armed Forces, which includes the assets of the Indian Army, the Indian Navy, in addition to the primary air defense assets of the Indian Air Force. As you all are well aware, this robust AD system comprises of a large variety of multi-layered AD sensors and weapon systems, from point defense weapons like the low-level air defense guns, shoulder-fired manpads, and short-range surface-to-air missiles or SAMs, to area defense weapons like the air defense fighters and longer-range surface-to-air missiles within our inventory. Additionally, the numerous waves of drones and unmanned combat aerial vehicles employed by Pakistan were also thwarted by the Indian. तो वहीं दिल्ली में DGMO की ब्रीफिंग के दौरान भारतीय सेना ने आज एक बड़ा और ठोस सबूत पेश किया है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत द्वारा मार गिराए गए पाकिस्तानी मिराज फाइटर जेट का मलबा पहली बार सार्वजनिक रूप से दिखाया गया। ये वही मिराज है जो भारत की सीमा में घुसने की नाकाम कोशिश कर रहा था, लेकिन भारतीय वायु रक्षा प्रणाली की सटीक जवाबी कार्रवाई में ढेर हो गया। DGMO ने इस मलबे को पाकिस्तान की नीयत और भारत की तत्परता दोनों का सबूत बताया। ये संदेश साफ है, जो भी भारत की संप्रभुता पर नजर डालेगा उसे करारा जवाब मिलेगा और सबूत भी सामने लाए जाएंगे। और वहीं दिल्ली से जारी हुई वाइस एडमिरल AN प्रमोद की अहम ब्रीफिंग में भारतीय नौसेना की ताकत और सतर्कता का एक बेहद अहम पहलू सामने आया है। उन्होंने बताया कि हमारी नौसेना लगातार एक व्यापक और परत दर परत सुरक्षा तंत्र के तहत काम कर रही है, चाहे वो दुश्मन के ड्रोन हो, हाई स्पीड मिसाइल्स हो या निगरानी और फाइटर एयरक्राफ्ट। हर खतरे पर निगाह है और हर खतरे का जवाब तय है। वाइस एडमिरल का साफ संदेश है, भारत की समुद्री सीमाओं की सुरक्षा अभेद्य है और आने वाले हर खतरे की दूरी से पहचान कर खत्म करने की हमारी पूरी तैयारी है। Effectively using multiple sensors and inputs, we are maintaining continuous surveillance to degrade or neutralize threats as they emerge or manifest, to ensure targeting at extended ranges.
All these are conducted under the umbrella of a comprehensive and effective layered fleet air defense mechanism that caters for all threats, be it drones or high-speed missiles or aircraft, both fighters as well as surveillance aircraft. The fleet operates as a composite force, maintaining a surveillance bubble at extended ranges using advanced radars. Any aerial target that attempts to penetrate this bubble is detected and identified using various techniques and technologies, affording quick and clear distinction between commercial, neutral, and hostile aircraft or flying objects at ranges in excess of the effectively using multiple sensors and inputs, we are maintaining continuous surveillance to degrade. तो वहीं दिल्ली से डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई का एक दिलचस्प और मजबूत संदेश सामने आया है। उन्होंने कहा कि हमारे एयरफील्ड और लॉजिस्टिक्स को निशाना बनाया बेहद कठिन है। सुरक्षा व्यवस्था इतनी मजबूत है कि कोई भी परत पार करना आसान नहीं। 1970 के दशक में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज के दौरान 2 ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों ने इंग्लैंड के बल्लेबाजी लाइनअप को नष्ट कर दिया था और तब ऑस्ट्रेलिया ने एक कहावत गढ़ी थी, राख से राख, धूल से धूल, अगर थामो तुम्हें नहीं पकड़ता तो लिली तुम्हें पकड़ लेगी। अगर आप पढ़ते देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। भले ही आप सभी परतों को पार कर ले, इस ग्रिड सिस्टम की परतों में से एक आपको मार डालेगी। एयरफील्ड या लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशंस को टारगेट कर पाए। ये जो डायग्राम आप अपने सामने देख रहे हैं, ये मुझे एक इंसिडेंट की याद दिला रहा है और मैं आपको इस उदाहरण के ज़रिए से एक ये एस्पेक्ट हाईलाइट करना चाहता हूँ। जब मैं स्कूल में था तो तकरीबन मेरे ख्याल से ये 70 का दशक था और उस समय इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, आज शायद क्रिकेट की बात भी करनी चाहिए क्योंकि मैं देख रहा था कि विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली। कई भारतीयों की तरह वो मेरे भी फेवरेट क्रिकेटर हैं। तो 70 के दशक में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की फेमस एशेज सीरीज चल रही थी और उस समय ऑस्ट्रेलिया के 2 बहुत तेज गेंदबाज, जो कि क्रिकेट हिस्ट्री में बड़ा उनका नाम है, जेफ थॉमसन और डेनिस लिली, उन्होंने अंग्रेजी बैट्समैन और उनकी बैटिंग लाइनअप को तहस नहस कर दिया था। और ऑस्ट्रेलियंस ने उस समय एक कहावत निकाली थी, दैट फ्रॉम एशेज टू एशेज एंड फ्रॉम डस्ट टू डस्ट, इफ थॉमो डोंट गेट हियर देन लिली श्योरली मस्ट। और अगर आप इस लेयर को देखें तो आप समझ जाएंगे कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो अगर आप सारे सिस्टम्स को पार कर भी गए तो आपको फिर भी एयरफील्ड या लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशन या जो भी चीज को आप टारगेट कर रहे हैं। वहीं दिल्ली से एक और अहम बयान सामने आया है। एयर मार्शल AK भारती ने देश की सैन्य तैयारियों को लेकर भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि भारत के सभी सैन्य अड्डे और प्रणालियां पूरी तरह से क्रियाशील है और देश किसी भी मिशन के लिए हर वक्त तैयार है। And emphatically state that all our military bases, all our systems continue to remain fully operational and ready to undertake any future missions should the need, and emphatically state that all our military bases, all our systems continue to remain fully operational and तो दिल्ली में डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के हमले को लेकर अहम जानकारी साझा की है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ सालों में आतंकी गतिविधियों का स्वरूप बदल चुका था, जिसमें अब हमारी सेना और निर्दोष लोग भी निशाना बन रहे थे।
9 से 10 मई को पाकिस्तान की वायुसेना ने हमारे एयरफील्ड और लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशन पर हमला किया, लेकिन हमारी मजबूत एयर डिफेंस ग्रिड के सामने यह हमला पूरी तरह विफल हो गया। मैंने आपको कल बताया था कि पिछले कुछ सालों में आतंक की गतिविधियों का कैरेक्टर जो है उसमें कुछ बदलाव आ रहा था। अब हमारी मिलिट्री के साथ साथ मासूम सिविलियंस जो कि अपना बचाव करने में विफल थे, उन पर भी हमले हो रहे थे। 2024 में जम्मू सेक्टर में शिवखोरी मंदिर को जाते हुए यात्री। तो वहीं दिल्ली में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एयर मार्शल ए.के. भारती ने पाकिस्तान के हस्तक्षेप पर भी प्रतिक्रिया जाहिर की है। उन्होंने कहा कि ये दुख की बात है कि पाकिस्तानी सेना ने आतंकवादियों के समर्थन में हस्तक्षेप करने का फैसला किया और इसी कारण भारत ने जवाब देने का निर्णय लिया। That our fight was with terrorists and their support infrastructure and not with Pakistan military. However, it is a pity that the Pakistan military chose to intervene. तो भारत ने एक बार फिर अपने पड़ोसी देश मालदीव की मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ट्रेजरी बिल के रोल ओवर के माध्यम से भारत ने मालदीव को वित्तीय सहायता दी है। इस मदद के लिए मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला खलील ने विदेश मंत्री एस जयशंकर और भारत सरकार का धन्यवाद करते हुए ट्वीट किया। उन्होंने इसे दोनों देशों की गहरी मित्रता का प्रतीक बताया और कहा कि सहायता मालदीव में आर्थिक सुधारों को आगे बढ़ाने में सहायक होगा। और चलिए एक अहम जानकारी आपके साथ साझा करें। इंटरनेशनल ट्रेड वॉर पर एक बहुत और अहम अपडेट सामने निकल करके आ रही है। बड़ी जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। अमेरिकी चीन के बीच टैरिफ में बड़ी कटौती की गई है। 145% से घटाकर इसे 30% किया गया है। अमेरिका का टैरिफ है ये, और 125 से घटाकर 10% किया गया है चीन का टैरिफ। तो बड़ी और अहम जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर सेना ने देश को बड़ी जानकारी दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीजीएमओ और वायुसेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि भारत ने आतंक के खिलाफ सर्जिकल नहीं बल्कि निर्णायक हमला किया है। यह पूरी तरह योजनाबद्ध और रणनीतिक कार्रवाई थी। सेना ने पाकिस्तान में मौजूदा लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के 9 आतंकी कैंपों को ध्वस्त किया है। मुरीदके और बहावलपुर जैसे इलाकों में हुए इन हमलों ने करीब 100 आतंकवादी मार गिराए, जिनमें टॉप कमांडर यूसुफ अजहर, मुदस्सर खास और हाफिज जमील भी थे। रिपोर्ट देखिए। एयर मार्शल ए.के. भारती, डीजी एयर ऑपरेशन और डीजीएमओ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देश को भरोसा दिलाया कि ऑपरेशन सिंदूर पूरी तरह सफल रहा। सेना ने बताया कि आतंकियों के 9 ट्रेनिंग कैंप्स को ध्वस्त किया गया है और करीब 100 आतंकवादी मार गिराए हैं। इनमें जैश के सरगना मसूद अजहर का करीबी यूसुफ अजहर और लश्कर के टॉप कमांडर मुदस्सर खास हाफिज जमील शामिल है। उन्होंने बताया कि हमारा निशाना साफ था, सिर्फ आतंकवाद। हमने पाकिस्तानी नागरिकों या आम ठिकानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। ऑपरेशन सटीक और सोच समझकर किया गया। आगे उन्होंने कहा कि मुरीदके और बहावलपुर जैसे शहरों में मौजूद आतंकी ट्रेनिंग कैंप पूरी तरह तबाह कर दिए गए। इन इलाकों में लश्कर और जैश के अड्डे सालों से काम कर रहे थे। वायुसेना ने 4 मिसाइलें गिराकर मुरीदके के टॉप ट्रेनिंग कैंप को जमींदोज कर दिया। एयर मार्शल के अनुसार हमारा मकसद आतंकियों को चुन चुन कर खत्म करना था और हमने वही किया। सेना ने बताया कि पाकिस्तान की सेना ने अपने कई एयरबेस, खासकर चकलाला एयरबेस को आतंकियों की गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किया और इसी वजह से उसे भी निशाना बनाया गया, पूरी तरह नष्ट कर दिया गया। पाकिस्तान के 3 बड़े रडार सिस्टम भी इस कार्रवाई में ध्वस्त कर दिए गए। भारत की यह कार्रवाई सिर्फ सैन्य नहीं, रणनीतिक भी थी, क्योंकि पहली बार भारत ने पाक की एयरबेस और रडार सिस्टम को निशाना बनाकर यह संदेश दिया कि अगर हमला आतंकियों से होगा तो जवाब देश के सैन्य आधारों तक पहुंचेगा। सेना ने यह भी खुलासा किया कि 9 मई की रात भारत और पाकिस्तान की सेना के बीच भीषण मुकाबला हुआ।
इसमें पाकिस्तान के 35 से 40 सैनिक मारे गए और जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के 8 अहम सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया गया। आगे डीजीएमओ ने बताया कि पाकिस्तान की ओर से लगातार संपर्क साधा जा रहा है। बीते दिन पाकिस्तान के डीजीएमओ ने खुद डर के मारे बात करने की पेशकश की और भारत ने साफ किया कि अगर पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ा तो जवाब पहले से भी ज्यादा तगड़ा होगा। वहीं भारत और पाकिस्तान के बीच डीजीएमओ स्तर की बैठक सोमवार को होना है। वहीं भारत ने साफ कह दिया है कि हर उल्लंघन का करारा जवाब दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर सेना की रणनीति स्पष्ट है। शांति अगर पाकिस्तान चाहता है तो कार्रवाई बंद करे, वरना भारत की पूरी तैयारी है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ जवाबी कार्रवाई नहीं थी, यह पाकिस्तान को चेतावनी भी थी। आतंक के साथ खड़ा रहोगे तो नतीजा भुगतोगे। अब पूरी दुनिया देख रही है कि भारत आतंकवाद को लेकर कितना गंभीर है और ये भी देख रही है कि अब भारत केवल बयान नहीं देता, जवाब भी देता है, और वो भी ठोस, सटीक और एयर मार्शल के भारतीय डीजी। तो विराट कोहली को लेकर के आज जो खबर सामने आई उसने सभी को स्तब्ध कर दिया, क्योंकि विराट कोहली अब संन्यास की राह पर है। और इसी से जुड़ी हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। विराट कोहली ने भी टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। कोहली ने बीसीसीआई को पहले ही संकेत दिए थे कि अब वो टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलना चाहते। हालांकि बीसीसीआई ने उन्हें फैसले पर दोबारा विचार करने को कहा था, खासकर इंग्लैंड के खिलाफ आगामी टेस्ट सीरीज को ध्यान में रखते हुए। लेकिन विराट अपने फैसले पर अडिग रहे। विराट कोहली का यह फैसला तब आया है जब टीम इंडिया अगले महीने इंग्लैंड के दौरे पर जा रही है, जहां उसे 5 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलनी है। ऐसे में कोहली और रोहित का एक साथ बाहर होना टीम इंडिया के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। कोहली ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा कि टेस्ट क्रिकेट हमेशा मेरे दिल के बेहद करीब रहा। मैंने इस फॉर्मेट में अपना सब कुछ दिया, लेकिन अब वक्त है मैं आगे बढ़ूं और युवा खिलाड़ियों को मौका दूं। आपको बता दें कि कोहली ने साल 2011 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट डेब्यू किया था। उन्होंने कुल 113 टेस्ट मैच खेले, जिनमें 29 शतक और 29 अर्धशतक उनके नाम है। उनके नाम कुल 8,848 रन है। वहीं बतौर कप्तान भी उन्होंने 68 टेस्ट में भारत का नेतृत्व किया, जिनमें से 40 में से भारत को जीत दिलाई है, और यह आंकड़ा किसी भी भारतीय कप्तान के लिए सबसे ज्यादा है। वहीं रोहित शर्मा ने भी कुछ दिन पहले टेस्ट से रिटायरमेंट लेकर क्रिकेट प्रेमियों को चौंका दिया था, और अब विराट कोहली का जाना भारतीय टेस्ट क्रिकेट के लिए युग का अंत जैसा है। एक हफ्ते में 2 दिग्गजों के संन्यास से फैंस गहरे सदमे में हैं। कोहली और रोहित का टेस्ट करियर भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन उनकी विरासत लंबे समय तक याद रखी जाएगी। इन दोनों खिलाड़ियों ने भारतीय क्रिकेट को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने का काम किया है, और अब सवाल ये उठता है कि भारत की टेस्ट टीम की अगली कमान आखिर किसे सौंपी जाएगी। क्या शुभमन गिल या फिर केएल राहुल जैसे खिलाड़ी इस जिम्मेदारी को संभालेंगे? इस फैसले के बाद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई अब नए कप्तान और संयोजन पर विचार कर रही है। अगले कुछ हफ्ते टीम इंडिया के लिए बेहद अहम होने वाले हैं कि आखिर किस प्लेयर के ऊपर दांव खेला जाए, क्योंकि जो स्थान खाली हुआ है उसे भरना इतना आसान नहीं होने वाला है बीसीसीआई के लिए। लेकिन समय के साथ हर किसी के एक स्थान पर दूसरा आ जाता है और कुछ अलग करता है। फिलहाल कोहली के संन्यास के बाद सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ सी आ गई है। फैंस इमोशनल हो रहे हैं। दिग्गज खिलाड़ी और पूर्व क्रिकेटर कोहली को उनके योगदान के लिए सलाम भी कर रहे हैं। टेस्ट क्रिकेट को कोहली ने जो सम्मान दिलाया वो आज भी फैंस के दिलों में जिंदा है। उन्होंने न सिर्फ विदेशी सरजमी पर ऐतिहासिक जीतें दिलाई, बल्कि आक्रामक कप्तानी से टीम को हमेशा आत्मविश्वास भी देने का काम किया। आज भले ही उन्होंने संन्यास ले लिया हो, लेकिन उनकी कहानी हमेशा प्रेरणादायक बनी रहेगी। तो संन्यास का ये फैसला भारतीय टेस्ट क्रिकेट का एक बड़ा भावुक पड़ाव है। विराट कोहली और रोहित शर्मा के बाद अब भारतीय क्रिकेट एक नए युग की ओर बढ़ रहा है। देखना होगा कि अगला चेहरा कौन बनता। फिलहाल इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी है।